हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नई टॉपिक संविधान की प्रस्तावना। साथियों, प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न जो है देखने को मिलता है। आज मैं संविधान की प्रस्तावना से जुड़े वो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप लोगों से विस्तार से चर्चा करूंगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना से किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। उन सभी बिंदुओं पर आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रकार की निःशुल्क सीरीज का लाभ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिल सके। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले मैं प्रस्तावना से जुड़े उनके कुछ इतिहास को आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना का निर्माण हुआ। उससे संबंधित कुछ जानकारियां आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा, उद्देशिका रखा या फिर उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा, सबसे पहले उसको समझिए। 13 दिसंबर, डेट आप लोग याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा, संविधान सभा में क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। देखिए, मैं प्रस्तावना का जो है विकास कैसे हुआ उसको थोड़ा सा उसके इतिहास को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या बोला मैं, 13 दिसंबर 1946 की डेट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या रखा गया, संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव को क्या किया गया, संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, अंगीकृत यानी कि स्वीकारा गया। क्या बोला मैं, देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। वही उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया जाता है, यानी कि स्वीकारा जाता है। उसके बाद फिर यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर क्या बनता है, संविधान की प्रस्तावना। आगे जाकर क्या बनता है, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर क्या बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या बनता है, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका बनता है। क्लियर है? क्या कहा मैंने, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकारा जाता है या फिर अंगीकार किया जाता है। फिर आगे जाकर वही जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका के रूप में बन जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना का क्या होता है, विकास होता है। ये तो था संविधान की प्रस्तावना से जुड़े उससे कुछ इतिहास जो मैं आप लोगों को बताया। आप लोग नोटबुक पेन अपने साथ में रखिए और नोट करते जाइए ताकि आप लोगों में एक बेहतरीन समझ के साथ साथ नोट्स भी आप लोगों के पास बनता रहेगा, जो कि आपको एग्जाम के समय क्या करेगा, रिवीजन में जो है हेल्प करेगा। क्लियर है? तो ये तो था संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ इतिहास जो मैं आप लोगों को बताया। आगे हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना से जुड़े और क्या क्या बिंदु जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, सभी पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आप ध्यान से क्लास अटेंड करते रहिए। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना का पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या लिखा है, सबसे पहले इसको समझिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप लोग इसे लिख सकते हैं। पूरा क्लियर है? तो मैंने आधा लिख दिया। अब मैं इससे जुड़े प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं उसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? तो ये तो था संविधान की प्रस्तावना जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्या है संविधान की प्रस्तावना? तो 1 मिनट में बोल लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्लियर है? ये चीजें संविधान की प्रस्तावना है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब संविधान की प्रस्तावना से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उसे समझते हैं। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना से जुड़े जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं उसको सबसे पहले समझते हैं। एक होता है बेरुबारी वाद। संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ वाद हैं। बेरुबारी वाद या फिर बेरुबारी वाद के नाम से भी जानते हैं। ये आता है 1960 में। अब ये बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये संविधान जो है जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी वाद में क्या कहा गया कि संविधान का जो भाग प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या बोला गया? प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए, इस संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ वाद हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक बेरुबारी वाद जो कि 1960 में आता है, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ठीक इसके 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जो संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा वाद कहा जाता है किसको? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें 13 जो न्यायाधीश हैं वो क्या करते हैं, मतलब निर्णय देते हैं। वो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा वाद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक इसके 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कब आता है? 1973। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है इसको समझिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें ठीक उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। और इसमें कहा गया, बेरुबारी वाद 1960 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जिस 1973 जिसमें निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कब दिया? ठीक इसकी डेट भी याद कर सकते हैं, 24 अप्रैल 1973 में क्या देता है? निर्णय देता है। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना को क्या कहा गया? संविधान का भाग है। और इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन भी किया जा सकता है।
इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, पहला चीज बेरोबारीवाद 1960 में आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक 13 साल बाद क्या होता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। कब, डेट भी आप याद कर सकते हैं, 24 अप्रैल 1973 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संविधान के अन्य भागों की तरह क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। कि एक निर्णय आता है बॉम्बई जो क्या होता है, ये कौन होते हैं, कर्नाटक की सीएम है, कर्नाटक सीएम वर्सेस क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान की आधारभूत संरचना है। क्या है, प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना है। ये तो था संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ वाद, जिससे मैंने आप लोगों को बताया। 1960 में बेरोबारीवाद आता है, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन दिया। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रियम्बल जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें क्या हो सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद मुंबई जो कर्नाटक के सीएम होते हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान की आधारभूत संरचना है। क्लियर है। ये तो था संविधान की प्रस्तावना से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय। क्लियर है। आगे हम देखते हैं कि और किस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना से जुड़े प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकते हैं, उसे भी एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये भी पूछा जा सकता है, कई बार प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला ही लाइन, जिसमें हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब पहले ही लाइन में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। कितनी बार, 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया। कितनी बार भारत शब्द का उल्लेख, भारत का उल्लेख कितना बार, 2 बार भारत शब्द का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगर आप लोगों से पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, तो संविधान में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन तो 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि संविधान में सिर्फ कितनी बार हुआ है, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार हुआ है। अभी तक सिर्फ एक बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। क्या हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और इस प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ उसके तहत क्या चेंजेस हुआ। देखो, संविधान में संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में कोई शब्द जोड़ना या फिर संविधान में से कुछ चीजों को हटाना क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। देखिए, अब संशोधन हुआ है तो कुछ न कुछ हुआ होगा। संशोधन के तहत संविधान में कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द क्या किए गए, जोड़े गए। 3 शब्द क्या किए गए, जोड़े गए। अब देखते हैं कि वो 3 शब्द कौन कौन से। पहला शब्द है समाजवादी। पहला कौन सा शब्द है, समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि हम किसी के भी साथ क्या कर सकते हैं, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, समाजवादी। उसके बाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई एक पर्टिकुलर पंथ नहीं है, मतलब राज्य के लिए सभी पंथ जो है एक समान होते हैं, ये है पंथ निरपेक्ष। और एक शब्द जोड़ा गया, अखंडता। इसे आप स्टार लगा के लिख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलता है और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। और इस संशोधन के माध्यम से क्या चेंजेस हुए हैं, तो पूछेगा तो आपका आंसर आना चाहिए कि संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्लियर है। ये तो था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्लियर है। अभी प्रस्तावना में जो संशोधन से जुड़े इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और पूछे कि
कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है। अगर न्याय पूछे, न्याय पूछे तो कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है। 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलता है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन सा? सामाजिक, पहला है सामाजिक, दूसरा कौन सा है? आर्थिक, और तीसरा कौन सा है? राजनैतिक। कौन कौन सी न्याय का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख देखने को मिलता है। पहला कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख देखने को मिलता है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक से तात्पर्य है कि किसी के साथ भी आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे कहा जाता है आर्थिक। क्लियर है? ये तो था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला है, अगर आप लोगों से पूछे स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। अगर पूछे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। अब देखिए कौन कौन सी है। देखो, जो अगर प्रस्तावना आप लोगों को याद है तो आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। उसका विचार, अभिव्यक्ति, पहला है विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है। और ये चीजें आप लोगों को सीक्वेंस से याद होनी चाहिए, ताकि अगर आप लोगों को सीक्वेंस से जमाने अगर बोला जाए तो आप लोगों से प्रश्न जो है गलत ना हो। ठीक है, तो स्वतंत्रता का उल्लेख कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है। पहला विचार है, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। अब देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख हमें मौलिक अधिकारों में भी देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार का आर्टिकल 19 आप जानते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार का आर्टिकल 19 में भी देखने को मिलता है। ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है? और हमें प्रस्तावना में भी क्या देखना है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है। प्रस्तावना में पूछे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। क्लियर है? ये तो थोड़ा स्वतंत्रता से संबंधित बातें। क्लियर है? आगे और देखा जाए, अगर पूछे कि कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है, सबसे पहले मैं बताया न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, और अब देखते हैं समानता। कितने प्रकार की समानता? इक्वालिटी। कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? समानता अगर पूछे तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख देखने को मिलता है। पहला अवसर की समानता और दूसरा प्रतिष्ठा की समानता। क्लियर है? अगर पूछे आप लोगों से कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है, तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। पहला कौन सा? अवसर की समानता, दूसरा प्रतिष्ठा की समानता। क्लियर है? तो ये तो था, पहला बताया न्याय पूछे तो 3 प्रकार का न्याय, समानता स्वतंत्रता पूछे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, उसके बाद समानता पूछे तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे और इससे प्रश्न अगर पूछे तो संविधान लागू होने की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि पूछे तो संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा भारतीय संविधान का क्या है? संविधान का जो प्रस्तावना है वो क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। क्लियर है? उसके बाद अगर पूछे तो इसमें क्या किया गया है? लास्ट लाइन लिखा हुआ है, हम
26 नवंबर सन 1950 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमिक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत का मतलब क्या होता है? एडॉप्ट, अंगीकृत। उसके बाद अधिनियमित, नियमित और क्या है? आत्मार्पित करते हैं। क्लियर है? इनएक्ट और आत्मार्पित मतलब देखो, अंगीकृत का मतलब क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? हम अपनाते हैं। क्या करते हैं? अपनाते हैं या फिर स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना। क्लियर है? अधिनियमित का मतलब होता है आज से लागू करते हैं, आज से लागू करते हैं और इसको क्या करते हैं? स्वयं को हम क्या करते हैं? सौंपते हैं, सौंपते हैं। क्लियर है? तो उस भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े इस प्रकार से प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रस्तावना से जुड़े वो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे अगर प्रश्न पूछता है तो आप लोगों से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रकार की निःशुल्क सीरीज का लाभ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक पहुंच सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार की नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।